तो यहाँ पे स्लो करने का पहला तरीका ये है कि आप यहाँ से राइट क्लिक करें टाइम स्लाइडर पे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ जैसे ही आप रियल टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपकी एनिमेशन रियल टाइम के अंदर थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। यानी जिस तरह से 24 फ्रेम पर सेकंड होता है उसके अंदर थोड़ी सी एनिमेशन आपकी स्लो हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल 1 सेकंड के अंदर जितनी एनिमेशन फास्टली या रन होनी चाहिए उस तरह से नहीं होगी। रियल टाइम थोड़ा सा चेंज होता है। इस तरह से प्ले एवरी फ्रेम करेंगे तो फास्टर हो जाएगा। इसी तरह से प्ले एवरी फ्रेम मैक्सिमम रियल टाइम करेंगे तो इस तरह से आपकी एनिमेशन बहुत ज़्यादा नॉर्मल स्मूथ हो जाएगी और 1 सेकंड के अंदर जितनी होनी चाहिए उतने हिसाब से सेट हो जाएगी। नॉर्मल तौर पर हम इसको मैक्सिमम के अंदर ही रखते हैं। यहाँ से प्लेबैक के अंदर इसको चला के देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी एनिमेशन प्लेबैक के जरिए अपनी स्पीड को चेंज ना करूँ और मैं इसकी एनिमेशन को स्लो करूँ। तो यहाँ से हमने शिफ्ट दबा के लेफ्ट क्लिक करके तमाम को सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको कुछ प्लेबैक जैसे बटन मिलेंगे, एरोस मिलेंगे। यहाँ से अगर आप उसके मिडल पे क्लिक करें तो आपने एनिमेशन सेट की, इसको आगे फ्रेम में ले जा सकते हैं, आगे पीछे इसकी एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ 40 फ्रेम पे लाके चेंज करूँ तो इस तरह से एनिमेशन मेरी आ जाए। इसी के साथ मैंने कंट्रोल सेट किया, यहाँ से मैंने फर्स्ट से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इस लास्ट एरो पे क्लिक किया और आगे क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ तक आगे तक ले आया, तो देखिए मेरी एनिमेशन जो है सेट की आगे फ्रेम तक चली गई और मेरी एनिमेशन लेंथी हो गई, इस तरह से स्लो हो गई। इस तरह से हम प्लेबैक के अंदर चला के देख सकते हैं। इसी तरह से आप एनिमेशन को इस तरह से स्लो भी कर सकते हैं। एनिमेशन टाइम स्लाइडर के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है प्ले ब्लास्ट। प्ले ब्लास्ट क्या होता है कि अगर आपको अपनी एनिमेशन को टाइम नोटेड देखना है कि हमारी एनिमेशन पर सेकंड के अंदर पर मिनट के अंदर किस तरह से लगेगी, यानी आप इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्ड करके नॉर्मली प्रीव्यू देख सकते हैं ऐप की एनिमेशन का। इस करंट फ्रेम के अंदर करंट सीन के अंदर आप हैं, आपका ऑब्जेक्ट जहाँ एनिमेट हो रहा है उसको आप वहाँ पे करंट फ्रेम के अंदर करंट सीन्स के अंदर उसको रेंडर टाइम के अंदर उसको देख सकते हैं। और यहाँ से मैं प्ले ब्लास्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ से मेरे पास एक विंडो आ गई। यहाँ से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऑफ स्क्रीन का। ऑफ स्क्रीन क्या होता है, यानी जिस तरह से हम यहाँ से पहले कैमरा गेट यहाँ से ओपन करें। कैमरा गेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल यहाँ पे आपको ऑफसेट स्क्रीन दिख रही है, यानी जो आपकी यहाँ पे वाइड स्क्रीन दिख रही है, ऑफसेट स्क्रीन दिख रही है, वो हमारी रिकॉर्डिंग के अंदर भी दिखेगी। और ये जो एंगल है, ये जो हमारा कैमरा है, यहाँ जिस एंगल से हम अपने सीन को देख रहे हैं वो इसका भी रिकॉर्ड होगा और ये ऑफसेट स्क्रीन भी रिकॉर्ड होगा। इसी तरह से यहाँ पे आप AVI के अंदर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल तो हमें वीडियो के अंदर ही चाहिए, इमेज के अंदर नहीं चाहिए। इसी के साथ यहाँ से क्योरिटी 100 करते हैं, क्योरिटी अच्छा होने के लिए। यहाँ से आप विंडो चाहते हैं रेंडर, तो फिलहाल हमें तो सिर्फ चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं तो हम विंडो ही करेंगे। इसलिए हमने 1 कर दिया क्योरिटी अच्छी होने के लिए। यहाँ से सेव फाइल करके अपनी वीडियो कहीं भी सेव कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने अप्लाई किया तो जितने फ्रेम मेरे करंट फ्रेम्स के अंदर सीन के अंदर ऐड हुए हुए नजर आ रहे हैं, उसके अंदर जितनी एनिमेशन है वो हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो जैसे अप्लाई किया तो देखिए हमारे पास ये वीडियो आ गई। पिवट को चेंज करके इस तरह से ऑब्जेक्ट को एनिमेट करते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम जब पिवट को चेंज करते हैं तो वो मॉडल के लिए या एनिमेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह से डोर्स होते हैं वो साइड से रोटेट होकर ओपन होते हैं, ऑफ होते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ से पिवट को भी चेंज करके इस तरह से ऑब्जेक्ट को एनिमेट करते हैं। यहाँ से मैं इंसर्ट दबा के इसके पिवट को यहाँ से कोने में लाऊंगा। और इसके हैंडल के हिसाब से इसको यहाँ पे एनिमेट करूँगा। तो इस तरह से मेरा रोटेट हो रहा है। यहाँ से मैंने फर्स्ट फ्रेम के अंदर मैंने इसको एनिमेशन सेट दी थी। यहाँ से मेरा डोर क्लोज सेट 10 फ्रेम के अंदर मेरे ओपन हो जाएगा।
चैनल बॉक्स के जरिए यहाँ से अगर आपको ज्योमेट्रिकल डेटा मैथमेटिक्स पता हो तो यहाँ से भी आप इसको 45 के एंगल के अंदर इस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको एनिमेट किया और यहाँ से अपनी कीबोर्ड से एक्सप्रेस करके सेट किया। 50 फ्रेम के अंदर 95 के एंगल के अंदर मैंने इसको ओपन कर दिया पूरा। तो इस तरह से ये हमारी एनिमेशन सेट की है और 25 के अंदर हमारे डोर क्लोज हो जाएगा। 0 कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा। एनिमेशन हमारी सेट हो गई। प्लेबैक के अंदर हम इसको चला के देख सकते हैं। इसी के साथ हम ऑब्जेक्ट को कंट्रोल के जरिए भी एनिमेट कर सकते हैं और इस तरह से मैंने आपको बताया था कर्व के जरिए हम कंट्रोल बनाते हैं। कर्व के जरिए ऑब्जेक्ट को बनाते हैं और कंट्रोल के जरिए पैरेंट करके ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, यूज़ करते हैं। इसी के साथ हम कर्व कंट्रोल के जरिए भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इस तरह से पाइप्स वगैरह की एनिमेशन होती है। इंटीरियर्स के अंदर के पाइप बन रहे होते हैं, पाइप बनते हुए दिख रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट फिलअप होता हुआ दिख रहा होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट 0 से शुरू होता हुआ 360 के अंदर मुकम्मल होता हुआ एनिमेट होता नजर आता है। तो यहाँ से हमने पहले यहाँ पे कर्व बनाया बेहतरी के जरिए और यहाँ से हमने सर्कल को ऐड किया हुआ है कर्व को। और यहाँ से हमने सरफेस के अंदर एक्सट्रूड के ऑप्शन बॉक्स पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने ऐड पाथ किया और यहाँ से पॉलीगॉन में आया और यहाँ से कॉर्ड्स काउंट किया और यहाँ से पार्शियल कर दिया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ से आप इसके इनपुट्स के अंदर दो ऑप्शन दिखेंगे सब कर्व के। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करके मिडिल माउस से पैन करेंगे तो यहाँ पे देखें इसके जो सब डिवीजन से 0 से 1 तक फिलअप हो रहे हैं। तो यहाँ से आप उसकी एनिमेशन को सेट कर सकते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे 0 पे और इसी तरह से दूसरे ऑप्शन के अंदर भी आप इसको पैन करके देखें तो इस तरह से भी आपका ऑब्जेक्ट फिलअप हो रहा है। 0 से शुरू होता है वो आखिरी कर्व पॉइंट तक ये मुकम्मल हो रहा है। इस तरह से भी आप पाइप की एनिमेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको 0 फ्रेम 1 फ्रेम पे आया, फर्स्ट फेज के इनपुट पे क्लिक किया, एस प्रेस किया तो हमारी एनिमेशन सेट होगी। इसी तरह से मैं 25 लास्ट फ्रेम पे आया और मैंने इसको 0 कर दिया तो हमारी एनिमेशन 0 हो गई। अब देखिए यहाँ से इसको हम टाइम पीरियड को चला के देखिए तो हमारा ऑब्जेक्ट के सब डिवीजन मुकम्मल होते हुए नजर आ रहे हैं, एनिमेट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरी एनिमेशन भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने 0 पे इसको इसके ऑब्जेक्ट के तमाम सब डिवीजन को गायब कर दिया और फिर 25 के अंदर ये अपने पाइप से होता हुआ पास से होता हुआ आखिरी कर्व पॉइंट तक इसका ये एनिमेट हो गया। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से एनिमेट करा सकते हैं कर्व पॉइंट के जरिए, कंट्रोल पॉइंट के जरिए। अब हम ऑटोडेस्क माया के अंदर लाइटिंग को डिस्कस करते हैं कि ऑटोडेस्क माया के अंदर भी लाइटिंग डिपेंड करती है रेंडर वगैरह के लिए, ऑब्जेक्ट व्यू वगैरह के लिए, प्रीव्यू वगैरह के लिए। तो ऑटोडेस्क माया के अंदर लाइटिंग भी दो तरह से होती है, एक ऑन रेंडर के लिए, हाई क्वालिटी के लिए और एक लो क्वालिटी वगैरह के लिए। जिस तरह से मैं यहाँ से पहले ऑब्जेक्ट को ऐड करूँ, स्केल करूँ और यहाँ से मैं से कोई भी यहाँ से मैं ऑन का टेक्सचर दे देता हूँ। और मैंने इसे टेक्सचर दे दिया। यहाँ से मैं इसके लिए फ्लोर ऐड करता हूँ बैकग्राउंड के लिए और यहाँ से ऑब्जेक्ट को ऊपर ले आया, इसको मैंने असाइन मटेरियल दे दिया। अब मैं यहाँ से कैमरे को थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ से मैं 4 करके इसकी शेड वायर फ्रेम को देखते हैं। यहाँ से मैं क्रिएट के अंदर यहाँ पे आपको लाइट्स दिखेंगी, एम्बियंस, डायरेक्शन, पॉइंट लाइट। यहाँ पे ये जो लाइट्स हैं ये माया सॉफ्टवेयर की लाइट है। जिस तरह से माया सॉफ्टवेयर रेंडर जो लोअर क्वालिटी के लिए होता है या प्रीव्यू क्वालिटी के लिए होता है, दूसरी पहली प्रोडक्शन वगैरह दूसरी प्रोडक्शन वगैरह के लिए होता है, इसी तरह से यहाँ पे इसकी लाइट्स वगैरह होती है। यहाँ से हम पहले एम्बियंस लाइट ऐड करते हैं। एम्बियंस लाइट सूरज की तरह होती है, ये बहुत ज़्यादा लाइट और ब्राइट होती है जिस तरह से दिन के अंदर दोपहर का वक्त। तो इसी तरह से मैंने स्लाइड ऊपर किया और कीबोर्ड से 7 प्रेस किया। तो यहाँ पे मैं अपने व्यू पोर्ट के अंदर अपनी लाइट को देख सकता हूँ, किस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट लाइट नजर आ गई। तो यहाँ से कंट्रोल करके एट्रीब्यूट में आया और यहाँ से मैं इसके कलर को भी चेंज कर सकता हूँ, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकता हूँ, यानी कितना ज़्यादा वाइट हो, ब्राइट हो फिलहाल। और यहाँ से शेडो पे क्लिक करके हम उसको ट्रेस शेडो दे सकते हैं, यानी
इसका ऑब्जेक्ट का शेडो वगैरह दिखे, साया दिखे और रिफ्लेक्शन वगैरह दिखे। तो यहाँ से हम पहले रेंडर सेटिंग के अंदर इसको प्रीव्यू, यहाँ से हम ऑननोल रेंडर पे देखते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रीव्यू नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि हमारी ये माया सॉफ्टवेयर की लाइट है, ऑननोल पे नजर नहीं आई। फिलहाल हमने इसको क्लोज किया, यहाँ पे हम रेंडर सेटिंग के अंदर आए और यहाँ से हमने माया सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया और यहाँ पे आईपीआर रेंडर पे क्लिक किया। आईपीआर रेंडर पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ से हमारी क्वालिटी नजर आ रही है। फिलहाल हमने इस करीब लाइट को थोड़ा सा नीचे के करीब किया और यहाँ से इसको बिन टेक्सचर दे दिया नॉर्मल टेक्सचर के लिए, और यहाँ से भी हमने इसको फॉर्म दे दिया, बिन दे दिया। और हम उसको आईपीआर के अंदर देखेंगे तो इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट नजर आए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये नॉर्मल टेक्सचर के लिए, नॉर्मल रिजल्ट के लिए इसका टेक्सचर होता है लाइट वगैरह होती है। इसी तरह से डायरेक्शन लाइट, डायरेक्शन लाइट क्या होती है? जैसा सूरज की एक लाइट डायरेक्शन से लाइट पड़ रही होती है, एक साइड से लाइट पड़ रही होती है, तो इसी तरह से ये डायरेक्शन लाइट यही होती है। इसको अगर आप पिवट को बड़ा करें तो इसको पिवट को छोटा बड़ा करने से लाइट का इफेक्ट या फिर इसके इंटेंसिटी पे उसको फर्क नहीं पड़ता। हम इस लाइट को यहाँ से पहले रोटेट करेंगे तो देखिए हमारे इस एंगल से ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है। आईपीआर रेंडर के अंदर इसका रिजल्ट देखेंगे तो इस तरह से हमारे नजर आ रहे हैं। तो ये होती है हमारी आईपीआर रेंडर लाइट। यहाँ से हम इसको अगर ए स्टैंडर्ड दे दें और यहाँ से उसको गोल्ड का टेक्सचर दिया, इस तरह से फ्लोर को भी टेक्सचर दिया, और यहाँ से इसको शेडो को ऐड कर दिया। मैंने टेक्सचर को इस वजह से चेंज कर चुकी, जो डायरेक्शन लाइट होती है ये आर्नोल्ड रेंडर प्रीव्यू के लिए भी यूज़ होती है और आर्नोल्ड के लिए भी यूज़ होती है। यहाँ से मैं रेंडर सेटिंग के अंदर इसके आर्नोल्ड को ऐड कर दूँगा और यहाँ से मैं रेंडर प्रीव्यू देखूँगा आर्नोल्ड का, तो देखें किस तरह से शाइनी गोल्डन बॉल नजर आ रही है। यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी रोशनी कम है तो इसको हम बढ़ा देंगे, 5 कर दिया, 100 कर दिया। देखें किस तरह से हमारे रिजल्ट निकल रहा है। आर्नोल्ड का रिजल्ट क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। इसी तरह से हमारे पास एक आती है पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट जिस तरह से एक हिस्से के पास पॉइंट लाइट्स वगैरह होती है, एक ही कोने में एक हिस्से पे लाइट्स वगैरह होती हैं, उधर ही पड़ी होती हैं, तो इसी तरह से पॉइंट लाइट्स वगैरह होती हैं। यहाँ से हमने इसको ऐड किया, ये भी ऑन ऑन के लिए माया के लिए यूज़ होती हैं। यहाँ से हमने इसको ऐड किया, इसको 100 कर दिया, इसको हम प्रीव्यू देखा, हमने इसको मल्टीपल करके डुप्लीकेट किया, तो यहाँ से हम इसका रिजल्ट प्रीव्यू देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्पॉटलाइट आती है। स्पॉटलाइट जिस तरह से एक पॉइंट की तरह एक बिल्कुल सीट में लाइट जा रही होती है, जिस तरह से सिनेमास वगैरह होते हैं या घर के इंटीरियर्स के ऊपर क्या कहते हैं, घर के इंटीरियर्स के हेड्स वगैरह के ऊपर, छत वगैरह के ऊपर पॉइंट्स लाइट्स वगैरह होती है। स्पॉट लाइट होती है जो एक डायरेक्शन में बैठ पे या किसी ग्लास पे या फिर पॉट पर पड़ रही होती है, तो ये भी इसके लिए यूज़ होती है। यहाँ से हमने स्पॉट लाइट को ऐड किया, तो इसका जो पिवट है यानी जहाँ से लाइट पड़ेगी वो इसका यहाँ से एरो से, यहाँ से हमने इसको एट्रीब्यूट के अंदर इसको 100 किया। प्रीव्यू देखेंगे इसका, तो हमारे इस तरह से पड़ रहा है। हमने इसको 1000 कर दिया, तो इस तरह से हमारी लाइट आ गई। यहाँ पे हमारे पास एरिया लाइट होती है। एरिया लाइट यानी एक एरिया के साइड से यहाँ पे आप इसको स्केल करके भी इसकी क्या कहते हैं लाइट की इंटेंसिटी को सेट कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको स्केल किया और स्केल करके मैं इसको साइड में लाया, तो देखिए इस एरो से इसकी लाइट वगैरह पड़ेगी। यहाँ से मैंने इसकी इंटेंसिटी को सेट किया, तो देखिए यहाँ से मेरे इस डायरेक्शन से इतने एरिया तक मेरी ये लाइट नजर आएगी। इसी तरह से मैंने इसको यहाँ पर डुप्लीकेट किया, रोटेट किया, तो यहाँ से हम इसके रिजल्ट को देख सकते हैं। इसी के साथ आर्नोल्ड्स के अंदर भी कुछ लाइट्स वगैरह होती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। यहाँ से पहले हमारे पास स्काई डाउन लाइट होती है। स्काई डाउन लाइट क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक वर्ल्ड मैप की तरह, वर्ल्ड व्यू की तरह से एक लाइट होती है कि यहाँ से ये आगे ज़्यादातर प्रोडक्शन वगैरह के लिए या फिर नॉर्मल जहाँ पे हमें ज़्यादा लाइट यूज़ नहीं करनी होती है, क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है, तो हम टाइम को बचाने के लिए अच्छी क्वालिटी के लिए इस लाइट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ से हमने इसकी रेजोल्यूशन 100 कर दिया और यहाँ से हम इसका प्रीव्यू देखें तो कितना बेहतरीन रिजल्ट निकल रहा है कि आसपास की लाइट्स वगैरह भी प्रॉपर पड़ रही है, शेडो भी सही बन रहा है और टेक्सचर भी सही बन रहा है। तो इस तरह से उसके आप यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं, शेडो के कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही कहूँगी आप उसके नॉर्मल को डिफॉल्ट पे रखें ताकि आपको क्वालिटी का अंदाजा और क्वालिटी आपकी अच्छी निकले।
इसी तरह से उसको हमने ऑफ कर दिया। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है मैश लाइट। मैश लाइट क्या होती है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने लाइट बनाना है, जिस तरह से लाइट बल्ब होते हैं, लैंप वगैरह, लैंप बॉल, लाइट बॉल्स होती है, तो इसी तरह से मैश लाइट होती है। यहाँ से हमने इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ से मैश लाइट किया, यहाँ से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को बनाऊँ और यहाँ से मैश लाइट पे क्लिक करूँ, तो यहाँ से देखें रेंडर प्रीव्यू के अंदर हमें यहाँ पे एक कोने के साइड पे यहाँ पे लाइट नजर आ रही है। मैं यहाँ से इसको इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ, देखें बॉल की तरह मुझे यहाँ पे एक लाइट नजर आ रही है। इसी के साथ ऑन नोड के अंदर हमारे पास यहाँ पे फिजिकल लाइट होती है। फिजिकल लाइट क्या होती है, फिजिकल स्काई लाइट। ये एक तरह से आपको रैंडमली तौर पर आपको टेक्सचर शुदा एक लाइट देता है, जिसके जरिए आप स्काई वगैरह को देख सकते हैं, आप ज़मीन को देख सकते हैं, और नॉर्मल प्रोडक्शन वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। मैं उसका प्रीव्यू दिखाऊँ आपको, तो देखें यहाँ पे रिजल्ट निकल रहा है। यहाँ से अगर हम इसके थोड़ा सा कैमरा एंगल चेंज करें, तो देखिए यहाँ पे आपको स्काई वगैरह नजर आ रहा है। एट्रीब्यूट्स के अंदर भी आप इसकी सेटिंग्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। अब हम ऑटोडेस्क माई के अंदर कैमरास को देखने कि मतलब कि कैमरास के अंदर भी हम ऑटोडेस्क माई को मतलब जिस तरह सीन वगैरह होते हैं प्रोडक्शन वगैरह के लिए, या फिर प्रोडक्शन की एनिमेशन वगैरह होती है प्रोडक्ट्स या फिल्म्स वगैरह के, किस तरह से कैमरा मूव हो रहा होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। ऑटोडेस्क माई बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे हमें तमाम चीज़ों को बनाना ही पड़ता है। एसेट्स वगैरह हमें मिल जाते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल एक तरह से हमें स्टूडियो का मजा आता है। यहाँ पे इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, जिस तरह से करेक्टर को बना रहे हैं, फिर बैकग्राउंड बना रहे हैं, फिर लाइट बना रहे हैं, फिर कैमरा ऐड कर रहे हैं, फिर कैमरा को एनिमेट कर रहे हैं। तो इस तरह से भी ऑटोडेस्क माई के अंदर कैमरास को ऐड करके एनिमेट करके उसकी एनिमेशन वगैरह की जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे मुझे कैमरास मिलेंगे। यहाँ पे मैंने कैमरा पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा कैमरा आ गया। एड चैनल बॉक्स के अंदर एट्रीब्यूट्स के अंदर आउटलाइनर के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने 4 व्यू पैनल के अंदर इसको देख सकते हैं। अब जैसे कि हम अपने कैमरे की आंख से अपने सीन को देख रहे थे, इसी तरह से अब हम इस कैमरे की आंख से अपने सीन को देखेंगे। और जब भी आपको रेंडर निकालना हो या प्रीव्यू दिखना हो या क्या कहते हैं एनिमेशन वगैरह के लिए रेंडर कैमरा इस्तेमाल करना हो, तो आपने लाजमी तौर पर कैमरा को ऐड करना है, ना कि आपने अपने करंट सीन की कैमरा को यूज़ करना है। इस तरह से मैं यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ से कैमरा को सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से भी इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं अपने 4 व्यू पैनल पे आऊँ, यहाँ पर्सपेक्टिव के यहाँ पैनल पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आया था कि आपने पर्सपेक्टिव देखना है, कैमरा देखते हैं, ज़ाहिर सी बात है। यहाँ पे हम इसको यहाँ से कैमरा को देख सकते हैं। यहाँ से मैंने कैमरा पे क्लिक किया, तो अब हम अपने इस कैमरे की आंख से देख रहे हैं। यहाँ से अगर मैं इसको वही मिडल माउस या राइट बटन करके हम इसको जूम आउट करूँ, पैन करूँ, रोटेट करूँ, तो यहाँ से मैं इसके कैमरे के नेविगेट के जरिए मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं पर्सपेक्टिव में आपको दिखाऊँ, तो देखिए मेरा कैमरा यहाँ आ गया। ठीक है, हमने कैमरा नेविगेट के जरिए कैमरे को दूर किया, थोड़ा सा दूर से देखना चाहा और रोटेट किया, तो इस तरह से हमारा कैमरा यहाँ आ गया। और इसी के साथ पर्सपेक्टिव के अंदर आया और हमने इस कैमरे में सेलेक्ट किया। अब हम कैमरे को एनिमेट किस तरह से करते हैं, तो ये भी इसका सही सेम प्रोसेस है। आपने एनिमेशन सेट कीज करनी होती है। यहाँ से फर्स्ट फ्रेम पे आए, एज प्रेस कहते हैं, हमारा कैमरा यहाँ आ गया और यहाँ से मैंने उसको 10 फ्रेम पे यहाँ पे रिपीट ला के यहाँ कर दिया। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा स्लोअर चाहिए, शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया और यहाँ से पैन करता हुआ यहाँ पर 50 में ले आया, 50 फ्रेम पे ले आया। अब मैं इसको प्लेबैक के अंदर चला के देखूँ तो मेरा कैमरा स्मूथ तरीके से आगे जा रहा है। यहाँ से अगर मैं इस कैमरे की आंख से देखना चाहूँ किस तरह से रिजल्ट होगा, तो यहाँ से मैं इसके पैनल में आके भी इसको यहाँ से प्लेबैक के जरिए देख सकते हैं। हम देखते हैं कैमरा फ्रेम रेट क्या होता है, जिस तरह मैं आपको पहले कुछ वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया था, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ कि कैमरा फ्रेम रेट क्या होता है। यानी कि जिस तरह से हम कैमरे की आंख से देख रहे होते हैं कैमरे को, यहाँ से हमने पहले यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को ओपन किया और यहाँ से मैं इसको आगे करूँ और अपने अपने फोर व्यू पैनल पे और यहाँ से कैमरे से आऊँ, तो यहाँ से देखिए मैं अपने इस कैमरे की आंख से अपने इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ और उसके पूरे व्यू को देख रहा हूँ। तो यहाँ से आपको इन ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कैमरा फ्रेम रेट का, यानी रेजोल्यूशन रेट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक साइड स्क्रीन रेजोल्यूशन स्क्रीन नजर आएगी, यानी इतनी स्क्रीन के अंदर आप अपने सीन को देख रहे हैं, अपने कैमरा के जरिए अपने सीन को रेजोल्यूशन को देख रहे हैं, और यही आपका रेंडर के अंदर निकलेगा और यही आपका इसके
कैमरे नेविगेट के जरिए आप इसके आप इतने एरिया के अंदर इस रेवोल्यूशन के अंदर अपने कैमरे के जरिए इस अपने सीन को देख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसी फ्रेम गेट पे क्लिक करूँ तो देखें, यहाँ से इसको मैं यहाँ से हमें इसकी साइड वगैरह भी नजर आ रही है, और यहाँ से अगर मैं गेट लगा दूँ तो यहाँ पे हमें उतना हिस्सा दिखाएगा और बाकी सबको ये ब्लर कर देगा, व्हाइट कर देगा। यहाँ से अगर मैं कैमरा को सिलेक्ट करूँ, देखें मेरा कैमरा फ्रेम गेट भी सिलेक्ट हो गया। इस तरह से पैन करके इस तरह से हम देख सकते हैं। अगर मैं इसके एनिमेशन को सेट करके इस तरह से मैं आपको दिखाऊँ तो देखें, इतने प्लेबैक के अंदर, इतनी एनिमेशन के अंदर हम अपने कैमरा को यहाँ तक देख सकते हैं, उसमें सीन को देख सकते हैं। कैमरा फार क्लिप क्या होती है, जिस तरह से फिल्म्स वगैरह होती हैं, गेम्स वगैरह होते हैं, कि जो हम किसी भी फिल्म या किसी भी सीन के अंदर आगे जा रहे होते हैं या बहुत पीछे जा रहे होते हैं, तो हमारी कुछ चीज़ें होती हैं वो जो दूर होती हैं वो गायब होने लग जाती हैं। जिस तरह से गेम्स के अंदर होते हैं, जब करेक्टर आगे जा रहा होता है तो दूर की चीज़ें होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नजर आने लग जाती हैं, और जब हम पीछे जा रहे होते हैं तो दूर की चीज़ें होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती 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 गायब हो जाती हैं। ये हमें गेम के अंदर, फिल्म वगैरह के अंदर या 3D के प्रोडक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। इस तरह से मैं यहाँ से एक बॉल को यहाँ से 1000 के अंदर बड़ा कर, देखिए यहाँ मेरी बॉल इतनी बड़ी होगी। अब देखें मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, देखिए मेरी बॉल गायब होती हुई नजर आ रही है। जैसे ही गायब होती हुई नजर आ रही है तो ये मेरा कैमरा फार क्लिप है। यहाँ से मैंने अपने कैमरे के पर्सपेक्टिव को सेलेक्ट किया, यहाँ से मुझे फार क्लिप पेन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से मैंने इसको इसका रेडियस को बढ़ा दिया। अब जैसे मैंने इसके रेडियस को बढ़ाया तो जितना मैं दूर कर रहा हूँ, देखिए मेरा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, यानी मैंने इसकी देखने की जो मतलब रेडियस है मैंने उसको बढ़ा दिया, इसकी सलाहियत को मैंने बढ़ा दी। तो ये इस तरह से कैमरा फार क्लिप होता है, आप इसे कम भी कर सकते हैं। अब